हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास अभी पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी जो है बिहार स्पेशल में 4 क्लास हो चुका है। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। आज जो है हम लोग क्या करेंगे कि 5वां क्लास करेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी जो टीचर का है वो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ है। साथ ही साथ क्या है कि 17 बीपीएससी आया हुआ है। वो दोनों में क्या है कि आपका 20 से 25 क्वेश्चन क्या होता है, तो आपका बिहार स्पेशल का ही होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्या होता है कि सारा पोर्सन से, साइंस का पोर्सन से, हिस्ट्री का पोर्सन से, पॉलिटी का पोर्शन से ये बहुत ज़्यादा इजी भी होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है कि आपका नहीं छूटना चाहिए और इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है, तो इतना अगर करके जाते हैं जितना हम पढ़ा रहे हैं, तो उससे उससे आपका क्वेश्चन आगे नहीं पूछेगा। बिहार स्पेशल का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर इतना करके जाते हैं। ठीक, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, क्या करेंगे कि पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक नज़र में देख लेते हैं कि प्राचीन बिहार के इतिहास में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि हम लोग को बिना टॉपिक पढ़े हुए अगर जाते हैं तो सबसे पहले तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है। तो सबसे पहले कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो देख लेते हैं एक बार फिर से। तो पाषाण काल पढ़ना है, वैदिक काल पढ़ना है, महाजनपद काल, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश, यहाँ तक क्या है कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, तो गुप्त वंश, कुषाण वंश, पाल वंश, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इतना टॉपिक अभी हम लोग को बाकी है, जो 2 क्लास में क्या हो जाएगा कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इतना टॉपिक अगर कंप्लीट करके जाते हैं बिहार स्पेशल में, प्राचीन बिहार का इतिहास, तो प्राचीन बिहार के इतिहास से क्वेश्चन ना छूटने का चांस रहता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज गुप्त वंश के बारे में। और गुप्त वंश से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते रहता है। गुप्त वंश से कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा ना भारत का, तो वहां एक क्वेश्चन बनते रहता है गुप्त वंश से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुप्त वंश का अगर पूछ ले आपसे कि संस्थापक के बारे में, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो कब से कब तक इनका शासनकाल रहा था, तो 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। ये बात आपको बताना है। अगर कोई पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है श्री गुप्त। ठीक, उनके उत्तराधिकारी कौन बने, मतलब श्री गुप्त के उत्तराधिकारी कौन बने, तो घटोत्कच गुप्त बने थे, जो चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे कि पिताजी थे। ये भी बात आपको याद रखना। और इनके क्या थे कि पुत्र थे श्री गुप्त का। ठीक है, अगर घटोत्कच गुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 280 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। और वो प्रथम गुप्त शासक थे जिनको क्या बोला गया था कि महाराजा बोला गया था। लेकिन इन दोनों राजा को क्या बोला जाता था, तो महाराजा बोला जाता था। ये बात आपको याद रखना है। श्री गुप्त को भी महाराजा कहा जाता था और घटोत्कच गुप्त को भी महाराजा कहा जाता था। ये भी बात आपको याद रखना है, दोनों को बोला जाता था। ठीक, आगे जो हम लोग देखते हैं तो क्या है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम वहां पे टिक मारना है। लेकिन सिर्फ पूछे कि गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में, तो उसमें क्या बताना है, तो आपको श्री गुप्त के बारे में बताना है। ये बात आपको याद रखना है। तो हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था, तो 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और वास्तविक संस्थापक अगर गुप्त वंश के बोला जाता है, तो किनको बोला जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है। 320 ईस्वी में क्या किए थे चंद्रगुप्त प्रथम, तो गुप्त संवत चलाए थे। ये बात आपको याद रखना है। अगर पूछ ले कि गुप्त संवत किनके द्वारा चलाया गया था, तो आपको आंसर देना है चंद्रगुप्त प्रथम। और कब चलाए थे, तो 320 ईस्वी में एक गुप्त संवत चलाए थे। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिस्बियों के राजकुमारी के साथ क्या किए थे कि वो विवाह किए थे। और उनका नाम क्या था वो लड़की का, तो लड़की का नाम क्या था, तो कुमार देवी नाम था। मतलब जो राजकुमारी कौन थे, तो कुमार देवी थे। अगर आपसे पूछ ले कि इनका शादी कहाँ पे हुआ था, तो लिच्छवी में हुआ था। और लिच्छवी इनके पत्नी का नाम क्या था, तो आपको बताना है कुमार देवी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा गुप्त शासक थे जो महाराजाधिराज का उपाधि धारण किए थे। तो ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का अगर शासनकाल पूछ ले कि कब से कब तक था, तो आपको याद रखना 335 ईस्वी से लेके आपका 375 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ठीक, इतिहासकार एक बीए स्मिथ हुए, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। वो जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह के संबोधित किए थे। एक क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है कि भारत का नेपोलियन किनको कहा जाता है, तो आपको आंसर देना है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो एक गुप्त वंश के शासक थे। ठीक,
ठीक। और किनके द्वारा कहा गया था, तो स्मिथ के द्वारा, B.A. स्मिथ के द्वारा बोला गया था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। ठीक है। समुद्रगुप्त ने और भी उपाधि धारण किए थे, तो ये जो उपाधि धारण किए थे, प्रक्रमांक का और अप्रतिरथ का क्या किए थे कि उपाधि भी धारण किए थे, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। समुद्रगुप्त के अभियानों के चर्चा पूछ लेता है बार बार कि समुद्रगुप्त के अभियानों के चर्चा बार बार पूछता है कि कहां पे मिलता है, तो आपको याद रखना हरिसेन द्वारा क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति एक बुक लिखा हुआ है, उसी में क्या है कि सारे अभियान का चर्चा मिलता है समुद्रगुप्त का, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ के 9 राजाओं को हराए थे और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हरा कर उस पर क्या किए थे कि विजित प्राप्त किए थे, विजय प्राप्त किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि किन को कविराज कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को ही क्या बोला जाता है, तो कविराज कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और समुद्रगुप्त को सिक्कों पे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। जब गुप्त वंश में सिक्का जो चलता था ना, तो किसको बीना बजाते हुए दिखाया गया, तो समुद्रगुप्त को क्या है कि बीना बजाते दिखाया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ ले कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन थे। ये बात आपको ध्यान में रखना। हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति एक बुक बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ये पूछते रहता है, इस तरफ क्या दे देता है आपका बुक के नाम और इस तरफ दे देता है राइटर के नाम और उसका मिलाना रहता है। तो इसमें अगर हरिसेन के द्वारा लिखा हुआ हो, अगर वहां पे हरिसेन रहे और प्रयाग प्रशस्ति रहे, तो हरिसेन का मिलान किससे में करिएगा, तो प्रयाग प्रशस्ति में करिएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि समुद्रगुप्त जो थे वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म उसी को हम लोग कहते हैं भागवत धर्म भी। ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा। वैष्णव धर्म में कौन से भगवान का उपासना किया जाता है, तो भगवान विष्णु का उपासना किया जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि समुद्रगुप्त के द्वारा ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रमाण मिलता है कि अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि अश्वमेध यज्ञ किसको कहते हैं। मान लिया जाए कि गुप्त शासक ने, समुद्रगुप्त ने एक क्या किए कि एक यज्ञ करवा के एक घोड़ा छोड़े, अपना पताका उस पर लहरा के, और वो घोड़ा अगर जहां जहां तक ये जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुप्त शासन का क्या होते जाएगा, राज्य बनते जाएगा। अगर कोई राजा उसको रोकता है उस घोड़ा को, तो वो क्या करना पड़ेगा, उस राजा जो रोकने वाला राजा था वो गुप्त वंश के साथ क्या करना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा। ठीक है। ये बात याद रखना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। ठीक। अगर महाभारत देखे होंगे तो उसमें भी बहुत जगह पे अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, हम लोग देखते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त नाम के क्या बना, तो राजा बना, मतलब कि उत्तराधिकारी बना गुप्त वंश का। लेकिन रामगुप्त क्या था कि बहुत अयोग्य व्यक्ति था। अयोग्य होने के कारण क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको हत्या करके स्वयं को क्या कर लेते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय तो राजा घोषित कर लेते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। हम लोग जानते हैं कि रामगुप्त तो एक अयोग्य व्यक्ति निकल गया था, तो उसका जो अगला उत्तराधिकारी कौन मेन बने, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कब तक शासन काल किए, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल कब से कब तक रहा, तो 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा था। ये बात आपको याद रखना है। बार बार क्वेश्चन बनते रहता है कि कौन गुप्त शासक के द्वारा शकों को पराजित किया गया था, तो शकों को पराजित कौन किए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय किए थे। और कब किए थे, तो 389 ईस्वी में किए थे पराजित। ये बात आपको याद रखना है। और ये पराजय के बाद, मतलब कि शकों को पराजित करने के बाद क्या किए थे, तो ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने और भी उपाधि धारण क्या क्या चीज के किए थे, तो देवगुप्त का, देवराज का, देवश्री आदि का भी उपाधि धारण किए थे। तो ये बात आपको याद रखना है। लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आपका विक्रमादित्य वाला, विक्रमादित्य का उपाधि कब धारण किए थे, तो आपको याद रखना है शकों को पराजित जब किए थे 389 ईस्वी में, उसके बाद इनको विक्रमादित्य के उपाधि क्या धारण मिला। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऐसा साक्ष्य मिलता है कि 2 शादी किए थे। पहला जो पत्नी थे कौन थे, तो ध्रुव देवी, और दूसरा पत्नी कुबेरनाग। ये दोनों से क्या किए कि विवाह किए। कुबेरनाग से
एक पुत्री हुई और पुत्री का नाम क्या था, तो प्रभावती गुप्त नाम था, ये आपको याद रखना है। और प्रभावती गुप्त का विवाह कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना है कि बकाटक के जो राजा नरेश रुद्रसेन थे उनके साथ क्या हुआ था कि इनका विवाह हुआ था। बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि प्रभावती गुप्त का विवाह किनके साथ हुआ था, तो रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था, जो बकाटक के क्या थे कि नरेश थे, राजा थे। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि रुद्रसेन द्वितीय की जब मृत्यु हो गया था, मतलब कि बहुत जल्दी इनका शादी के बाद मृत्यु हो गया था, तो मृत्यु के बाद प्रभावती क्या किए थे कि जो इनके छोटे छोटे पुत्र थे उनको ये संरक्षण दिए थे और अपने संरक्षण में पाले थे। उसके बाद क्या हुआ कि प्रभावती पे गुजरात और कठियावाड़ा से अटैक आने लगा, मतलब कि उस तरफ से क्या करने लगा कि विद्रोह करने लगा। जब तो चंद्रगुप्त द्वितीय के सहायता मांगे और सहायता मांगकर प्रभावती गुजरात और कठियावाड़ा पे क्या किए थे, तो विजय प्राप्त किए थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे जब हम लोग देखते हैं तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि फाहियान जो थे किसके शासनकाल में आए थे, तो फाहियान जो एक चीनी यात्री थे और किनके शासनकाल में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, जो भारत में करीब करीब 14 वर्ष तक क्या किए थे कि रहे थे। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। ठीक है, हम लोग जानते हैं। और 399 ईस्वी से लेके आपका 414 ईस्वी तक यहाँ पे रहे थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय को महरौली स्तंभ में क्या बोला गया है, तो चंद्र कहा गया है। ये भी बात आपको याद रखना है कि महरौली स्तंभ में किनको चंद्र बोला गया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये महरौली स्तंभ कहाँ पे लौह स्तंभ है, तो आपको याद रखना है कि दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। आपसे पूछ ले कि 9 रत्न किनके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग रहते थे। ठीक है, ये 9 का अगर नाम पूछ ले तो आपको याद रखना है कि कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, बराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, छपनक और भरूची। ये 9 क्या थे कि इनके 9 रत्न थे, तो ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो आपको याद रखना है 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय से जो इनका जो पत्नी थे ध्रुव देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय का, उन्हीं का ये दोनों का क्या थे, तो पुत्र थे। ये बात आपको याद रखना है, जिनका नाम क्या था, तो कुमारगुप्त प्रथम था। और एक कब राजा बने, तो आपको याद रखना है 415 ईस्वी में क्या किए थे कि राजा बने थे, शासक बने थे। ये भी बात आपको याद में रखना है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के बार बार पूछते रहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन बनवाए थे, तो इसका भी आपको आंसर मारना है। कौन, तो कुमारगुप्त ही बनवाए थे। कुमारगुप्त के समय में ही नालंदा विश्वविद्यालय बना था। ये बात आपको याद रखना है। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था पूरा विश्व का। ठीक है, सबसे अच्छा यहाँ पे शिक्षा भी होता था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। बाद में और अगर पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तब बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए ये सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र था पूरे वर्ल्ड में। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक रहा था। एशिया के एक बर्बर जाति था हून जाति। हून जाति का क्या हुआ कि स्कंदगुप्त के समय भारत पे आक्रमण हुआ था, जिसको स्कंदगुप्त पराजित कर दिए थे और पराजित करके भारत से खदेड़ दिए थे। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख में क्या होता है कि इसका वर्णन मिलता है कि हुनों को पराजित जो किए थे स्कंदगुप्त। ये पूछ लेता है कि इसका कहाँ पे वर्णन मिलता है, तो आपको बताना है जूनागढ़ अभिलेख में। और भी इस अभिलेख में हुनों को क्या बोला गया है, तो हुनों को मलेच्छ कहा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के द्वारा एक क्या हुआ था कि सुदर्शन झील बनवाया गया था। हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा सुदर्शन झील बनवाया गया था। उसको क्या किए थे कि स्कंदगुप्त के द्वारा पुनर्उद्धार किया गया था, मतलब कि फिर से मरम्मत करवाया गया था। अगर पूछ ले कि कौन से गुप्त शासक थे जिनके द्वारा सुदर्शन झील को मरम्मत करवाया गया था, तो स्कंदगुप्त के द्वारा क्या किया गया था, तो मरम्मत करवाया गया था किसको, तो सुदर्शन झील को। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्कंदगुप्त जो थे शक्रादित्य का उपाधि धारण किए थे। ये बात आपको याद रखना है। और गुप्त वंश के अगर अंतिम शासक के बारे में पूछे तो क्या बताना है कि विष्णुगुप्त बताना है। और प्रथम शासक के बारे में पूछे, अगर संस्थापक के बारे में पूछे तो श्रीगुप्त को, और वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम को। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, गुप्त वंश के साथ ही क्या हो गया था, मगध वंश का क्या हो गया था कि अंत हो गया था। और इतिहासकार B.A. स्मिथ जो थे सांस्कृतिक उपलब्धियों के
कारण गुप्त वंश में इसको स्वर्ण युग कहे हैं गुप्त वंश को। तो ये बात आपको याद रखना है कि बी.ए. स्मिथ के द्वारा जो गुप्त वंश में बहुत ज्यादा सांस्कृतिक उपलब्धि था, जिसके कारण से इसको मतलब गुप्त काल को क्या बोला गया, तो स्वर्ण युग कहा गया है। ये आपको याद रखना है। ये नहीं समझ लीजिएगा कि बहुत ज्यादा सोना का सिक्का ये छापा था, इसके कारण इसको स्वर्ण युग कहा गया। इसके कारण नहीं, गुप्त वंश बहुत ज्यादा सांस्कृतिक उपलब्धियां धारण किया था, जिसके कारण बी.ए. स्मिथ के द्वारा स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।